नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक भूतिया बंगला की दर्दनाक और खौफनाक से भरी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग कहानी तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं और कमेंट तो बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। तो आप लोग ये काम अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ आप सबका प्यार और सपोर्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में मैं बोलूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बस इतना काम आप कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। हाँ तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई घटना घटी है या आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी है और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाके देख लीजिए। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक बड़ा आदमी रहता था जिसका नाम था पवन। पवन बहुत दिनों बाद अपने दूसरे हवेली पे जाने का फैसला किया और जाने लगा। वह हवेली बहुत ही पुराना हवेली थी। पवन जब उस हवेली पे पहुंचा तो उसका नौकर रीमा बोला, अरे साहब, आप इस हवेली में क्यों आ गए? क्योंकि यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी है। कहा जाता है कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है जो किसी को भी हवेली में आने नहीं देती। जो कोई भी हवेली में आने की कोशिश करता है, दूसरे दिन उसकी लाश इस हवेली के बाहर दिखाई देती है। पवन बहुत दूर से अपनी गाड़ी में बैठकर इस हवेली में आया था, लेकिन यह क्या, हवेली के बाहर तो कुछ लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया हवेली है। खैर, पवन ने अपने नौकर रीमा की बात नहीं सुनी और वह रीमा से कहता रहा, अरे रीमा, यह भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह तो बस अपने मन का वहम होता है। और इतना कहते ही वह अपनी पत्नी शिला और अपनी बेटी कृति को लेकर उस भूतिया हवेली के अंदर चला जाता है। यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। इसमें लगे सभी उपकरण और सामान धूल मिट्टी की गर्दा में समा गए थे। पवन ने अपने नौकर रीमा से कहा, मुझे यह हवेली हर हाल में साफ सुथरी चाहिए। कैसे भी करके इसकी सफाई शुरू कर दी जाए। रीमा मरता क्या ना करता, अपने मालिक की बात को सुनकर तुरंत इस हवेली की सफाई करने के लिए हामी भर दी। रीमा हवेली के कई कमरों में लटकते हुए जालों को देखकर संकोच कर रहा था कि आखिरकार मालिक को इस हवेली में रहने के लिए विचार कैसे आ गया। यह हवेली तो काफी समय से बंद पड़ी है। इस हवेली में मकड़ी के जाले और गंदगी बहुत ज्यादा है। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। खैर, रीमा ने डरते हुए हवेली को साफ करना शुरू करवा दिया। 2 दिन में हवेली चमक गई, लेकिन उस हवेली में एक ऐसा कमरा था जो कई सालों से बंद पड़ा था। जब पवन ने उस कमरे की तरफ निगाह करी तो वह एकदम से ही रीमा के ऊपर भड़क गया और बोला, रीमा, तुमने पूरी हवेली साफ करने का वादा किया था, पर यह कमरा, इसमें तो अभी भी ताला लगा हुआ है। इसको क्यों नहीं खुलवाया और साफ क्यों नहीं किया? इतने में रीमा कहती है, अरे साहब, इस कमरे से आप दूर रहे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कमरे में ही तो वह भूतनी रहती है। मैं इस कमरे का ताला नहीं खोलूंगा और ना ही कमरे को कभी साफ करूंगा। अगर आप मुझे जान से भी मार देंगे तब भी मैं इस कमरे को नहीं खोलूंगा। खैर, पवन ने उस कमरे को ना खोलना ही बेहतर समझा और सभी लोग अपने अपने कमरे में रात में सोने के लिए चले जाते हैं। पवन ऊपर बने हुए कमरे में चला जाता है और शिला और कृति भी, यह दोनों बगल वाले कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसी रात के 1 बजे का समय होगा कि अचानक कृति को नीचे जो कमरा बंद था उसमें से किसी औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तभी कृति तुरंत जाग जाती है और वह सीधे नीचे उस कमरे की तरफ जाने लगती है। पर उससे हैरानी यहां होती है कि यह कमरा तो बंद है, फिर इसके अंदर किसी औरत के गाना गाने की आवाज कहां से आ रही है। वह जैसे ही कमरे के गेट पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि तभी अचानक आवाज बंद हो जाती है और पीछे से नौकर आकर कृति से कहता है कि बिटिया, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ यहां से और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कृति ने जैसे ही रीमा काका की आवाज सुनी, वह एकदम सिहर सी जाती है और जैसे ही रीमा काका से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी रीमा उससे कहता है कि तुम्हें इस कमरे के आगे नहीं आना चाहिए था। वह चुड़ैल इसी कमरे में रहती है। तभी कृति कहती है कि मुझे किसी के गाना गाने की आवाज आ रही थी
और मैं इसलिए नीचे चली आई। तभी रीमा उसे डांटते हुए बोलता है, नहीं, तुमको यहां नहीं आना चाहिए था, जाओ और ऊपर अपने कमरे में जाओ। कृति डरी हुई और सहमी हुई अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन वह मन ही मन यह सोचती रहती है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है और कौन थी वह औरत जिसकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी। मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। उस रात कृति सही से सो नहीं पाती। उसे सपने में वही कमरा दिखाई देता है। वह देखती है कि कृति उस कमरे में जाती है तो कमरा पूरा सफेद धुन से भर जाता है। कृति को धुन की वजह से उस कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वह पास जाकर देखती है कि दीवार पर टंगी हुई बड़ी सी फोटो और उस फोटो में एक औरत की तस्वीर बनी हुई है। तभी उस औरत की आंखों से खून निकल रहा होता है। वह यह दृश्य देखकर डर जाती है और तुरंत चीखती हुई उठ बैठती है। उसके बगल में उसकी मां सो रही थी कि तभी अचानक उसकी मां की आंखें खुल जाती हैं और वह उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतना चिल्लाकर क्यों बैठी हो। इतना पूछने पर कृति बताती है कि मैंने उस कमरे के अंदर बहुत ही डरावना दृश्य देख लिया था। उसे देखकर मैं चिल्लाकर बैठ गई। मैंने देखा कि दीवार पर टंगी हुई फोटो अपने आप एक भयानक मुस्कान दे रही थी और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। जब यह बात सब लोगों को पता चलती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खास तौर से उसके पिता को अब शक होने लगता है कि जरूर इस कमरे में कुछ है। वह रीमा से कहते हैं कि इस कमरे को खोला जाए और अंदर क्या है यह देखा जाए। रीमा अपनी बात को रखते हुए मालिक से कहता है, अरे साहब, यह तो बिटिया का कोई सपना है और ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। आप बेकार में इस कमरे को खुलवा रहे हो। तभी पवन कहता है कि आखिर तुम इस कमरे को खोलने के लिए मना क्यों कर रहे हो? कहीं उस औरत के मर्डर में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? रीमा कहता है, अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर कौन औरत? मैंने इस औरत को नहीं मारा और ना ही मेरा इस मर्डर में कोई हाथ है। तभी पवन कहता है कि इस गेट को अभी और इसी वक्त खोला जाए। इतना कहते ही रीमा ने उस कमरे का भी ताला खोल दिया। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुलता है, सबको हल्की सी ठंड सी महसूस होती है, जैसे मानो किसी बर्फीले इलाके पर आ गए हैं और अंदर जाते ही अजीब सी सिरहन पैदा होती है। कमरे में चारों तरफ धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले बिखरे पड़े थे और जैसा कि कृति ने बताया था कि दीवार पर एक फोटो टंगी है, तो वैसे ही एक फोटो वहां पर टंगी हुई थी। पवन ने रीमा को कहा, इस कमरे की सफाई करनी चाहिए और इस फोटो को एक अच्छी सी जगह पर लगा देना चाहिए। लेकिन पवन को यह नहीं पता था कि फोटो को अपनी जगह से हटाकर वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। पवन मरता क्या ना करता, उसने अपनी मालिक की बात को दोबारा मानने के लिए स्वीकार कर लिया। हालांकि रीमा जानता था कि इस फोटो को यहां से हटाना मुसीबत को चुनौती देने के बराबर है, लेकिन रीमा ने ना आव देखा ना ताव देखा। उस फोटो को हटाकर नीचे आंगन में टांग दिया। लेकिन वह फोटो बहुत ही अजीब थी। उस फोटो को कोई भी देखता तो ऐसा लगता था कि यह फोटो उसको घूर रही है। कभी कभी उस फोटो की आंखें देखने में ऐसा लगता था जैसे यह कोई जिंदा फोटो है। अभी सभी लोग निकल ही रहे होते हैं कि तभी पवन की बेटी कृति के पीछे कोई चीज इतनी तेजी से निकल कर गई जैसे मानो कोई हवा का झोंका कृति के पीछे से निकल गया हो। कृति एकदम से पीछे पलट कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। ऐसे में कृति की मां उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे चौंक क्यों गई हो? तो उसने बोला, मां, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई निकल कर गया हो, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ऐसे में पवन कहता है, अरे बेटी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, शायद तुम्हें कोई वहम होगा। सभी लोग उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं कि तभी बाहर गेट पर एक दस्तक थी। जैसे ही रीमा गेट खोलता है तो उसे एक बुढ़िया बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है, जो हम सबको देखकर कहती है कि इससे कोई भी बाहर बचकर नहीं जा पाए, आप सबकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर एक बुरी सी स्माइल देखकर हंसने लगती है। तभी पवन रीमा से कहता है कि अरे रीमा, ये कौन बुढ़िया है, हम लोगों को मरने मारने की धमकियां दे रही है। तब रीमा कहता है कि अरे नहीं साहब, ये तो ऐसे ही पागल बुढ़िया है, घूमती घामते आ गई होगी यहां पर। इतना कहकर पवन उस हवेली से किसी काम के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाते ही जैसे ही वह सड़क पार करता है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा ट्रक उसके जस्ट सामने से निकल जाता है। पवन तुरंत पीछे हट जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और यही सोचता है कि मैं बाल बाल बच गया।
नहीं तो आज ऊपर पहुंच जाता। लेकिन पवन यह नहीं जानता था कि उसके ऊपर यह मुसीबत क्यों आई है। इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, और वह यह है कि उसने उस कमरे से बड़ी वाली फोटो को बाहर निकलवा दिया, जिसकी वजह से अब उसके पूरे परिवार पर मौत के बादल मंडराने लगे थे। उसी रात पवन की बेटी कृति उस कमरे में जाती है। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पायल पहनकर उसके पीछे चल रहा हो, क्योंकि कृति को पायल की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कृति बहुत डर जाती है और भागती हुई अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इधर रीमा काका को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी रीमा काका उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद होता है। तभी वह पीछे पलट कर देखते हैं तो एक औरत लंबे बालों वाली उनके सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। आधा चेहरा बालों से ढका है, लेकिन आधा चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। रीमा काका उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। वह लंबे बालों वाली औरत अपने दोनों हाथ आगे करती हुई रीमा काका के गले को पकड़ती है और उनसे कहती है, तूने इस कमरे का दरवाजा कैसे खोला? अब तू नहीं बचेगा। और पल भर में ही वह रीमा काका की गर्दन मरोड़ देती है। एक दर्दनाक चीख के साथ रीमा काका वहां पर गिरकर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देते हैं, और वह आत्मा पल भर में वहां से गायब हो जाती है। रीमा काका की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य रीमा काका के पास आते हैं तो देखते हैं कि रीमा काका वहां पर मरे पड़े हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि रीमा काका के साथ क्या हुआ है। इधर रीमा काका की मौत का शौक पूरे परिवार के ऊपर देखने को मिलता है। हर कोई दुखी है, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा कि रीमा काका की मौत कैसे हो गई। उसी रात जानवी को वही औरत हवेली के बाहर भटकती हुई दिखाई देती है, लेकिन देखते ही देखते वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है, और उसके तुरंत बाद उसी कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कृति फिर से उस कमरे के पास जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता। वह कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है, लेकिन देखते ही देखते वहां पर एक सफेद साया कृति पर हमला कर देता है, और उसके 1 मिनट बाद ही कृति वहां बेहोश हो जाती है। सुबह सबकी आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि कृति उस कमरे में बेहोश पड़ी है, लेकिन इस बार वह कृति पहले वाली कृति नहीं होती। वह आत्मा कृति के शरीर में घुस जाती है और कृति कुछ अलग ही तरीके से व्यवहार करती है, लेकिन उसके माँ बाप यह बात नहीं जानते। एक रात कृति अपनी माँ के साथ सो रही थी कि अचानक कृति उठकर बैठ जाती है और अचानक ही अपने आप से बातें करने लगती है, और वह इस तरह से बात करती है जैसे मानो उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो। इतने में ही उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि कृति अकेले में किसी से बातें कर रही है। उसकी माँ यह सब देखकर बहुत डर जाती है और कृति से पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही हो। शिला बहुत ज्यादा परेशान थी और वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। इससे पहले तो कृति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और वह रात में उठकर क्या बातें करती है। इस पर कृति की माँ कैसे ना कैसे करके एक तांत्रिक को ढूंढ कर लाती है और उस पूरी हवेली में निरीक्षण करवाती है। तांत्रिक जैसे ही हवेली में प्रवेश करता है, उसे जोर से एक करंट सा लगता है। तांत्रिक आंख बंद करके अपनी सिद्धियों से जान लेता है कि इस हवेली में किसी भूती आत्मा का साया मंडरा रहा है, और वह यह भी जान जाता है कि वह आत्मा कृति के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। तांत्रिक कृति की मां से कहता है, यह कमरा काफी सालों से बंद था। इस कमरे को मंत्र के द्वारा बंद किया गया था ताकि इस कमरे में बंद आत्मा बाहर ना आ सके, लेकिन आप लोगों ने इस कमरे को खोलकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। साथ ही साथ इस कमरे में लगी हुई पेंटिंग जिसमें उस औरत की फोटो लगी हुई थी, उसको बाहर निकलवा दिया, जिसकी वजह से वह आत्मा इतनी ज्यादा भड़क गई है और आप सबके लिए संकट का रास्ता बन रही है, जिसकी वजह से आज कृति की यह हालत हो गई है। कृति की मां तांत्रिक से पूछती है कि यह सब तो हम जानते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि ये आत्मा आखिर क्या चाह रही है और इस आत्मा को इस कमरे में बंद क्यों किया गया था। तांत्रिक एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि इस आत्मा का राज तो यह आत्मा खुद ही बताएगी। अब तांत्रिक उस हवेली में आत्मा को बुलाने की तैयारी शुरू कर देता है। वह सफेद आटे का एक गोला बनाता है और उस गोले के अंदर कुछ लकड़ियां रखता है और एक हवन कुंड रखता है और कुछ सिंदूर रखकर एक तरफ कृति को बिठाता है और एक तरफ खुद बैठता है। अब वह हवन कुंड में लकड़ियां रखकर
आग लगा देता है और अपने हाथ में सिंदूर लेकर कृति के ऊपर उतारता है और सिंदूर को जलते हुए हवन कुंड में झोंक देता है। जैसे ही सिंदूर हवन कुंड में गिरता है, कृति एकदम से तड़पने लगती है, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा जाग जाती है और वह यह नहीं चाहती कि कोई तांत्रिक उसके ऊपर मंत्र फूंके। तांत्रिक अपने मंत्र बोलता जाता है और साथ में कृति के अंदर घुसी हुई आत्मा से पूछता है कि तू कौन है और यहां पर कैसे कैद हो गई। पहले तो आत्मा उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप कृति को तड़पाती रहती है। कभी कृति अपने नाखूनों से अपने गले को खरोचती है तो कभी अपने बालों को जोर जोर से हिलाने लगती है। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आगे आ जाते हैं और चारों तरफ बिखर जाते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। वहां का मंजर बहुत भयानक हो जाता है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए और एक अजीब सी आवाज निकालती है, मैं सबको मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। कृति की मां यह दृश्य देखकर भयभीत हो जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई जिसकी वजह से यह हाल हो गया है। इस पर तांत्रिक कृति के अंदर घुसी हुई आत्मा से कहता है कि तुम कृति के अंदर क्यों घुसी हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम इतनी गुस्सा हो रही हो और सबको मारने की धमकियां दे रही हो। तांत्रिक के सवालों का जवाब आत्मा अभी नहीं देती। वह कृति को तड़पाती रहती है। कभी कृति अपने नाखूनों को फर्श पर रगड़ती है तो कभी आटे से बने हुए घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस पर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और वह अपने झोले से कुछ निकालता है और उसे मुट्ठी में लेकर मंत्र फूंककर कृति को ऊपर डालता है। ऐसा करने से आत्मा तड़पने लगती है और अपनी आप बीती बताने लगती है। आत्मा बताती है कि आज से कुछ साल पहले मैं और मेरा पति इस हवेली में बड़े अच्छे से दिन बिता रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा पति काम पर निकल जाता था और मैं यहाँ हवेली में अकेले रहती थी। मेरा पति काम बहुत मेहनत से करता, लेकिन बरकत नहीं हो रही थी। इस वजह से मैंने उनके चले जाने पर एक तांत्रिक को बुलवाया करती थी, जो मुझे क्रियाविधि बताया करता था ताकि हमारी जिंदगी में बरकत होने लग जाए। मगर उस तांत्रिक ने मुझे एक चेतावनी दी थी कि यदि मैंने इन मंत्रों का गलत उपचार किया तो इसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है। परंतु मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उस तांत्रिक से कई सारी ऐसी तंत्र मंत्र की विद्या सीख ली थी जिसको करने से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजार सकता था। पर एक दिन मेरे पति ने मुझे तंत्र मंत्र की यह विद्या करते हुए देख लिया। उनको यह लगा कि मैं यह विद्या किसी गलत काम के लिए कर रही हूं और अंत में हम दोनों में काफी क्लेश होने लगे। वह मुझ पर शक करने लगे और मुझे मारने और पीटने लगे, यहां तक कि मुझे कमरे में कई कई दिनों तक के लिए बंद कर दिया करते थे। मुझे जो तांत्रिक विद्या सिखाता था, मौके पर उसकी भी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वरना वह तांत्रिक मेरे पति को समझाता और बताता कि यह विद्या मैं क्यों करती हूं। परंतु उसके मर जाने की वजह से कोई भी बताने वाला नहीं था जो मेरे पति को यह समझा सके कि यह विद्या मैं किसी गलत काम के लिए नहीं कर रही थी। लेकिन एक रात मेरे सो जाने के बाद मेरे पति ने उस कमरे में जाकर देखना चाहा कि मैं यहां पर क्या क्या करती हूं। उन्होंने वहां जाकर जो कुछ भी देखा, उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गए। वहां एक किताब रखी हुई थी और उस किताब में कई सारे मंत्र लिखे हुए थे। उनमें से बहुत से अच्छे मंत्र थे और बहुत से गलत, जिनका गलत प्रयोग किया जा सकता था। उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे और उन गलत मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन गलत मंत्रों के पढ़ने से मेरे पति वहीं पर तुरंत के तुरंत बेहोश हो गए। जब मेरी सुबह आंख खुली तब मैंने देखा कि वह उसी कमरे में बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। देखते ही देखते मेरे पति की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि उनकी मौत हो गई। मुझे इसका इतना गहरा सदमा लगा। मैंने अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए उस किताब में से मंत्र का सहारा लेना चाहा, परंतु अब वह मंत्र कोई असर नहीं कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि उस कमरे में कई सारी आत्माएं भटक रही हैं। उनमें से कुछ आत्माएं दीवार पर मेरी टंगी हुई फोटो के इर्द गिर्द घूम रही थी और तभी उन आत्माओं ने मुझे पकड़ा और मुझे फोटो के अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए इस फोटो में कैद हो गई। आत्मा की कहानी सुनकर अब उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों से कृति के शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आत्मा कृति के शरीर को नहीं छोड़ रही थी। तांत्रिक समझ गया था कि इस आत्मा का तोड़ क्या है।
उसने दीवार पर टंगी हुई फोटो को देखकर थोड़ा चकित होकर कृति की मां से बोला कि यदि हम इस फोटो को हमेशा के लिए जला दें तो यह आत्मा यहां से मुक्त हो जाएगी। पर इस काम को करने में बहुत बड़ा खतरा है, और यह खतरा कौन लेगा, क्योंकि वह आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इसीलिए कृति की मां अपनी लड़की को बचाने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में जाने के लिए स्वीकार कर लिया, और वह बोलती है कि यह काम मैं पूरा करूंगी। तब तांत्रिक ने फोटो को जलाने की पूरी विधि बताई। उसने कहा, यह काम रात के 12 बजे ही करना होगा, फोटो को हवेली में नहीं जलाना। मैं आप सबको बताता हूं कि यह फोटो कहां पर जलानी है। तब तांत्रिक ने बताया कि यहां से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक मंदिर बना है और उस मंदिर के सामने एक गुफा है। हमें यह फोटो उसी गुफा में ले जाकर जलानी होगी, ताकि आत्मा उस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि गुफा के सामने मंदिर बना हुआ है। जो इस आत्मा से हमारी रक्षा करेगा। उसी रात के 12 बज चुके थे। अब यह सभी लोग फोटो को लेकर उस मंदिर के सामने वाली गुफा के पास चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृति की मां फोटो को लेकर मंदिर के सामने वाली गुफा में अंदर चली जाती है, और इधर तांत्रिक कृति को पकड़कर मंदिर के सामने ले आता है। आत्मा जैसे ही मंदिर के सामने आती है, वह फड़फड़ाने लगती है और सबके ऊपर हमला करने लगती है। पहली बात तो यह कि कृति मंदिर के अंदर जाने के लिए मना करती है और बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। तांत्रिक अपने मंत्रों से कृति के ऊपर हाथ रख देता है, जिससे कृति वहीं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इधर कृति की मां फोटो को जलाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी कृति को होश आने लगता है और वह बहुत तेजी के साथ चिल्लाने लगती है। उसके अंदर की आत्मा फिर से जाग जाती है, क्योंकि इधर उसकी फोटो को उसकी मां जला रही थी। इधर तांत्रिक उस आत्मा को गुफा के अंदर जाने से रोकता है, अपने मंत्रों से आत्मा को कमजोर करता है, और इधर कृति की मां फोटो में आग लगा देती है। फोटो में जैसे ही आग लगती है, इधर कृति के शरीर से आत्मा बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। यह मंजर बहुत भयानक था। कृति के मुंह से आत्मा धुआं बनकर बाहर निकल जाती है, और अब कृति पहले की तरह नर्मक हो गई थी। इस तरह से कृति के पिताजी को समझ आ गया था कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं, और इस तरह से अगली सुबह होती है। कृति और उसके मां और पिता हमेशा के लिए ये हवेली छोड़, और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए देखते पिछली वाली वीडियो पे कौन कौन दोस्तों ने कमेंट किया है। हाँ, तो 1 नंबर पे है शहीम अख्तर जी, रावलपिंडी पाकिस्तान से। दूसरे नंबर पे है नैना प्रधान जी, दार्जिलिंग से। 2 नंबर पे है करण राठौर जी, इंदौर से। तीसरी नंबर पे है पिंकू पंडित जी, छत्तीसगढ़ से। चौथे नंबर पे है लक्ष्मण जी, हरियाणा से। 5वें नंबर पे है अनामिका गोस्वामी जी, असम गुवाहाटी से। 6ठे नंबर पे है कुसुम मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ से। 7वें नंबर पे है सहनाज जी, मुंबई से। 8वीं नंबर पे है रोशन जी, यूपी से। 9वें नंबर पे है राजेंद्र जी, ओडिशा से। 10वें नंबर पे है ईरान अली जी, असम से। 11 नंबर पे है रॉकी जी, सिलीगुड़ी से। 12 नंबर पे है विवेक कुमार जी, हिमाचल प्रदेश से। 13 नंबर पे है अफजल अली जी, मुरादाबाद से। तो दोस्तों, ये थे कल के वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में मैं बोलूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बस इतना काम आप कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।